स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का अध्याय सेकंड संघर्षकालीन भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत के आगे के 3 वंश जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने जो है गुलाम वंश और खिलजी वंश को पढ़ा था, तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो और भी इस अध्याय के अंदर जो है हम दिल्ली सल्तनत के 3 वंश जो हैं आज हम पढ़ने वाले हैं, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। तो तुगलक वंश के पहले जो शासक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 ईस्वी। तुगलक वंश का संस्थापक गजनी मलिक था, जिसने गयासुद्दीन तुगलक के रूप में 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट देखें, गजनी मलिक ही था जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक है, यानी वह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बना था। तो इसको आप इम्पोर्टेंट करें, टिक करें। पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाजी शब्द का जो मतलब है काफिरों का वध करने वाला। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो गाजी का अर्थ जो है आप लोगों को याद रखना है, काफिरों का वध करने वाला। तो गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब देखें, इनकी मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में हुई। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखें, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उनका पुत्र जो था वह मोहम्मद तुगलक, जिसका वास्तविक नाम जूना खां था, वह सुल्तान बना। इनकी संज्ञाएं जो थी वह थी रक्त का प्यासा, अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। तो आप लोगों को ये याद रखना है, जूना खां जो था उसी का जो नाम है मोहम्मद तुगलक है। मोहम्मद तुगलक के नाम से जूना खां जो है सुल्तान बना था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी संज्ञाएं पूछी जा सकती है, रक्त का प्यासा, अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। अब देखें आगे, इनके समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों अर्थात प्रांतों में बटा हुआ था। तो तुगलक साम्राज्य जो था वह 23 प्रांतों के अंदर, अलग अलग प्रांतों के अंदर विभाजित था। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक जो था सर्वाधिक शिक्षित व विद्वान योग्य व्यक्ति था। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा दें, सल्तनत काल के अंदर सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान व योग्य व्यक्ति था मोहम्मद तुगलक। अब देखें, यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में और भी काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ामों में भी ये पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट टिक करें। क्वेश्चन के रूप में भी आप इसे बना सकते हैं। बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करते हैं। यहाँ पे बर्नी जो है, इन्होंने सुल्तान की जो है 5 योजनाओं का वर्णन किया है। तो देखिए, उसमें से पहली क्या थी, दोआब में कर वर्दी, ये पहली योजना थी। फिर देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरी योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, चौथी खोरासान पर आक्रमण और 5वीं कराचिल की ओर अभियान। तो ये राजस्थान बोर्ड में पूछा जा सकता है। सुल्तान की मुख्य योजनाएं बर्नी के अनुसार, तो ये आप लोगों को बतानी है। फिर 1330 ईस्वी में तांबे व कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सांकेतिक सिक्के चलाए थे इन्होंने। अब देखो, लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिए, अतः सांकेतिक मुद्रा को बंद करना पड़ा। अब देखें, सबसे इम्पोर्टेंट, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर उसे चीन भेजा गया। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इब्न बतूता जो है लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। अब देखें, 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। तो इस जो इब्न बतूता का क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि किसके काल में इब्न बतूता भारत आए थे। तो मोहम्मद तुगलक आप लोगों को याद रखना है।
तो ये भी टिक कर लें आप। इसके बाद जो तीसरे शासक थे तुगलक वंश के, वो थे फिरोज शाह तुगलक। इनका जो शासनकाल था वो 1351 से लेके 1388 तक माना जाता है। अब देखें मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई, यानी ये मोहम्मद तुगलक के चचेरे भाई थे फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 में जो है सुल्तान बने थे। सरकारी एवं सेना की नौकरी को इन्होंने जो है वंशागत बना दिया था। तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लें, सरकारी व सेना की नौकरी को इन्होंने क्या किया था, वंशागत बना दिया था। अब देखें भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने भवन निर्माण कला को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। फिर देखें हिसार, फिरोजा, फिरोजाबाद व जौनपुर आदि नगर भी इन्होंने जो है बसाए थे। अब देखें इनके बारे में सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी, तो ये आप लोग टिक कर लें, हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे ये दो क्षेत्र हैं, एक तो हांसी और दूसरा क्षेत्र है सिरसा। तो यहाँ पे जो है पानी की बहुत अत्यधिक कमी थी, तो उसको दूर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने नहरों की खुदाई करवाई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा लें, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नहरों की खुदाई करने वाले शासक फिरोज शाह तुगलक। अब देखें उपज वर्दी करने तथा अकाल से निपटने के लिए, ठीक है, तो उपज में वर्दी यानी जो अनाज वगैरह होता था उसमें वर्दी किस प्रकार से की जा सके और जो अकाल पड़ता है उससे किस प्रकार निपटा जा सकता है, उसके लिए इन्होंने जो है ठोस नीति अपनाई थी। ठोस नीति का मतलब यहाँ पे ये है कि अच्छे कदम, उसके बारे में एक अच्छी प्लानिंग के साथ उन्होंने जो है नीति को अपनाया गया था। अब देखें इन्होंने जो है ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर, इसको आप टिक कर लें। फिर इसके बाद मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक, तो मुस्लिम विचारधारा में जो शिया समर्थक हैं व्यक्तियों को मृत्युदंड भी इन्होंने दिया, तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। तो एक तो देख लें आप ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाना और शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड देना, ये भी जो है इसके अंदर आएगा। फिर गैर शरीयत कर, यानी जो 24 प्रकार के कर जो थे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको टिक कर लें, पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में। कुल 24 तरह के कर जो थे जिन्हें गैर शरीयत कर कहा जाता था, उन सबको क्या किया, उन्हें हटाकर केवल 4 मुख्य कर रखे। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं खराज, जकात, खम्स और जजिया। तो ये 4 जो है मुख्य कर रखे गए। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए। अब देखें फिर दासों की संख्या असाधारण वृद्धि हुई और दीन बंदगान नामक दासों का नया विभाग खोला गया और 1388 में फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हो गई। अब देखें लास्ट जो शासक थे तुगलक वंश के, वो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, तुगलक वंश का अंतिम शासक। इन्हीं के समय 1398 में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कर उसने लूटपाट की थी। तो ये आप इम्पोर्टेंट लगा दें। ये पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में तुगलक वंश के अंदर जो है तैमूर लंग जो है तुर्क आक्रांता जो था वह आया था। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल के अंदर ये तैमूर लंग 1398 ईस्वी में आया था और इसने क्या किया था, आक्रमण करके भारत में लूटपाट भी की थी। तो ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, तुगलक वंश के अंदर जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल के अंदर ये जो है तैमूर लंग भारत आया था। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा दें। तो अब देख लेते हैं हम सैयद वंश। तो फिर से देख लें, हमने लगभग 3 वंशों को पढ़ लिया। सबसे पहले हमने गुलाम वंश पढ़ा, फिर हमने खिलजी वंश पढ़ा और नंबर 3 पे हमने पढ़ा तुगलक वंश। तो अब देखें, अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 सैयद वंश और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे लोधी वंश। तो कुल ये 5 वंश जो हैं दिल्ली सल्तनत काल के, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सैयद वंश जो है इसका काल 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक माना जाता है। इसके पहले जो शासक थे वो थे खिज्र खां, जिनका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक माना जाता है। देखें, तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि बना दिया। तो तैमूर जो था
उसने दिल्ली को जीतकर खिज़र खां को अपना प्रतिनिधि बनाया। खिज़र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद वंश के संस्थापक जो है खिज़र खां को माना जाता है। खिज़र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। शाह की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की और अपने नाम के सिक्के भी इन्होंने नहीं चलाए। तो खिज़र खां के बारे में आप लोगों को ये 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज़र खां। सैयद वंश का काल भी पूछ सकते हैं, 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक। इसके बाद सैयद वंश के दूसरे शासक जो हुए वो हुए मुबारक शाह, जो 1421 से लेकर 1434 तक उन्होंने शासन किया। अब देखें, इन्होंने जो है शाह की उपाधि, सर्व शाह की उपाधि धारण की और अंतिम शासक जो थे सैयद वंश के वो थे आलम शाह। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह थे। अब लास्ट हम देखते हैं लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक माना जाता है। इसके पहले शासक जो थे बहलोल लोधी, 1451 से 1489। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ था लोधी वंश में। 38 वर्ष तक शासन करने के पश्चात 1489 में इनकी मृत्यु हो गई। सेकंड नंबर के जो शासक थे वो थे सिकंदर लोधी। इनका शासनकाल 1489 से 1517 तक था। अब देखें, न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार इनका प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था और यह गज जो है लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है गज का चलन किया था, सिकंदरी गज। तो वो थे सिकंदर लोधी। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आगरा नगर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, सिकंदर लोधी ने। अब देखें, गुलरू खां उपनाम से सिकंदर लोधी जो है कविताएं भी लिखते थे और 1517 में इनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र इब्राहिम लोधी जो था वह गद्दी पर बैठा था। तो अब देख लेते हैं लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। 1517-18 में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें लोधियों की हार हुई और बाबर से 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे दूसरे वीडियो देखने के लिए आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।